नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग सही होंगे। तो चलिए आज हम बीए सेमेस्टर 1 का इकोनॉमिक्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाते हैं। 40 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवाते हैं जो एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत निम्न में किसका अध्ययन किया जाता है? तो व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? व्यक्तिगत इकाई, आर्थिक समग्र, राष्ट्रीय आय, उपयुक्त इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ए ऑप्शन ए व्यक्तिगत इकाई का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है, व्यष्टि अर्थशास्त्र की शाखाएं कौन सी हैं? तो व्यष्टि अर्थशास्त्र की शाखाएं कौन सी हैं? वस्तु कीमत निर्धारण, साधन कीमत निर्धारण, आर्थिक कल्याण, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर होगा डी उपयुक्त सभी। माइक्रोज 3 नंबर क्वेश्चन है, माइक्रोज जिसका अर्थ होता है छोटा, निम्न में से कौन सा शब्द है? तो माइक्रोज जिसका अर्थ होता है छोटा, निम्न में से कौन सा शब्द है? अरबी, ग्रीक, जर्मन, अंग्रेजी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ग्रीक भाषा का शब्द है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र के जनक कौन थे? तो अर्थशास्त्र के जनक कौन है? जेबी, माल्थस, एडम स्मिथ, जॉन रॉबिन्स। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, एडम स्मिथ अर्थशास्त्र के जनक के रूप में जाने जाते हैं। अगला 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले माइक्रोज शब्द का प्रयोग करने वाले हैं। तो सबसे पहले माइक्रोज शब्द का प्रयोग करने वाले कौन थे? मार्शल, बॉल्डिंग, किन्स, रैगनर फ्रिश। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, रैगनर फ्रिश, जिन्होंने सबसे पहले माइक्रोज शब्द का प्रयोग किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है, व्यष्टि अर्थशास्त्र में सम्मिलित होती हैं। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र में सम्मिलित होती हैं व्यक्तिगत इकाई, छोटे छोटे चर, व्यक्तिगत मूल्य निर्धारण, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत इकाई, छोटे छोटे चर, व्यक्तिगत मूल्य निर्धारण, इन सभी को शामिल किया जाता है। अगला 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। तो उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन किया जाता है सूक्ष्म अर्थशास्त्र में, आय विश्लेषण में, समष्टि अर्थशास्त्र में, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, सूक्ष्म अर्थशास्त्र में उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है, आर्थिक क्रियाओं के अध्ययन के संदर्भ में अर्थशास्त्र को 2 शाखाओं व्यष्टि और समष्टि में निम्न में किसने विभाजित किया था? तो अर्थशास्त्र को 2 शाखाओं में किसने विभाजित किया था? व्यष्टि और समष्टि में। मार्शल ने, रिकार्डो ने, रैगनर फ्रिश ने, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, रैगनर फ्रिश के द्वारा अर्थशास्त्र को 2 शाखाओं में विभाजित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है, सीमित साधन एवं असीमित आवश्यकताओं का विचार किसने दिया? तो सीमित साधन एवं असीमित आवश्यकताओं का विचार किसने दिया था? एडम स्मिथ ने, मार्शल ने, रॉबिन्स ने, सैमुअल्सन ने। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, रॉबिन्स ने। अगला 10 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन सी आर्थिक क्रियाएं अर्थशास्त्र की अध्ययन सामग्री के अंतर्गत सम्मिलित की जाती हैं? तो आर्थिक क्रिया के अंतर्गत कौन सी आर्थिक सामग्री को शामिल किया जाता है? असीमित आवश्यकताओं से जुड़ी आर्थिक समस्याएं, सीमित साधन से जुड़ी आर्थिक क्रियाएं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, दोनों। अर्थशास्त्र के अंतर्गत असीमित आवश्यकताओं से जुड़ी समस्या, आर्थिक समस्या और सीमित साधन से जुड़ी आर्थिक क्रियाएं को भी शामिल किया जाता है या अध्ययन किया जाता है।
अगला क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा उत्पत्ति का साधन नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सा उत्पत्ति का साधन नहीं है? मुद्रा, श्रम, भूमि, मुद्रा, श्रम, पूंजी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, मुद्रा उत्पत्ति का साधन नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है, व्यष्टि अर्थशास्त्र में निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है? तो व्यष्टि अर्थशास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता है? व्यक्तिगत परिवार, व्यक्तिगत फर्म, व्यक्तिगत उद्योग, इनमें से सभी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से तीनों का अध्ययन किया जाता है। व्यक्तिगत परिवार, व्यक्तिगत फर्म, व्यक्तिगत उद्योग, क्योंकि इसमें इंडिविजुअल एक्टिविटी का स्टडी किया जाता है। अगला 13 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। अर्थशास्त्र की विषय वस्तु का अध्ययन किस शाखाओं के अंतर्गत किया जा रहा है? तो अर्थशास्त्र की विषय वस्तु का अध्ययन किन शाखाओं के अंतर्गत किया जा रहा है? व्यष्टि अर्थशास्त्र, समष्टि अर्थशास्त्र, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अर्थशास्त्र को दोनों शाखाओं के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र के में व्यक्तिगत और समष्टि अर्थशास्त्र में पूरे देश के एक्टिविटी को यानी कि आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, जिसमें राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय बेरोजगारी, राष्ट्रीय आय, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है, किसने कहा अर्थशास्त्र कभी वास्तविक विज्ञान होता है और कभी आदर्श विज्ञान? तो ऐसा किसने कहा था, जो अर्थशास्त्र कभी आदर्श विज्ञान होता है और कभी वास्तविक विज्ञान? मार्शल ने, फ्रेडमैन ने, किन्स ने, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। 15 नंबर क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र का अध्ययन किया जाता है। तो अर्थशास्त्र का अध्ययन किया जाता है आदर्श विज्ञान के रूप में, वास्तविक विज्ञान के रूप में, विज्ञान और कला के रूप में, केवल कला के रूप में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, विज्ञान और कला दोनों के रूप में किया जाता है अर्थशास्त्र का अध्ययन। अगला क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन है, प्रोफेसर रॉबिन्स के अनुसार अर्थशास्त्र के क्षेत्रों में सम्मिलित किया जाता है। तो प्रोफेसर रॉबिन्स के अनुसार अर्थशास्त्र को क्षेत्र में सम्मिलित किया जाता है मनुष्य, सभी मनुष्य की समस्त क्रियाएं, सामाजिक मनुष्य की समस्त क्रियाएं, सामाजिक और एकांतवादी मनुष्य की आर्थिक क्रियाएं, सामाजिक मनुष्य की आर्थिक क्रियाएं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, सभी मनुष्य की समस्त आर्थिक क्रियाएं को सम्मिलित किया जाता है। 17 नंबर क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र विज्ञान है क्योंकि इसमें तथ्य और क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है। अर्थशास्त्र के नियम कारण और परिमाण में संबंध स्थापित करते हैं। उपयुक्त दोनों। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, दोनों। अर्थशास्त्र में तथ्य और क्रमबद्ध अध्ययन भी किया जाता है और अर्थशास्त्र के नियम कारण और परिमाण के संबंध स्थापित भी की जाती है। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, अर्थशास्त्र का विज्ञान है क्योंकि अर्थशास्त्र आदर्श विज्ञान है क्योंकि मनुष्य तार्किक और भावुक दोनों हैं। अर्थशास्त्र के नियम सार्वभौमिक हैं। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, मनुष्य तार्किक और भावुक दोनों पर हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र कला और विज्ञान दोनों हैं, यह कथन किसका है? तो अर्थशास्त्र कला और विज्ञान दोनों हैं, यह किसने कहा था? रॉबिन्स ने कहा था या पिग्गू, किन्स, कोसा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, कोसा ने। 20 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा कथन सही है? तो इनमें से कौन सा कथन है जो सही है? मनुष्य
कि आर्थिक मनुष्य की आवश्यकताएं अनंत होती हैं, ये सही है। साधन सीमित होते हैं, ये भी सही है। दुर्लभता की समस्या चयन की जन्म देती है, यह भी सही है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अर्थव्यवस्था को केंद्रीय समस्या कौन कौन सी हैं? तो अर्थव्यवस्था को केंद्रीय समस्या कौन कौन सी हैं? साधन को आवंटन, यानी कि संसाधन को वितरण कैसे किया जाए, साधन का कुशल उपयोग, साधन का कैसे उपयोग किया जाए, आर्थिक विकास कैसे किया जाए, तो इन सभी आर्थिक समस्या हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बाईस नंबर क्वेश्चन है, मांग में कौन सा तत्व निहित होना आवश्यक है? तो मांग में कौन सा तत्व निहित होना आवश्यक है? वस्तु की इच्छा, एक निश्चित मूल्य, साधन व्यय करने की तृप्यता, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। एक वस्तु खरीदने के लिए आपके पास उन वस्तु को पसंद होना चाहिए, एक निश्चित मूल्य होना चाहिए, एक अच्छा दाम होना चाहिए, यानी कि पैसा खर्च करने की तृप्यता होना चाहिए। तो ये सभी होगा ऑप्शन डी। अगला 23 नंबर क्वेश्चन है, मांग वक्र का सामान्यतः ढाल होता है। तो मांग वक्र का सामान्यतः ढाल होता है बाएं से दाएं ऊपर की ओर, बी बाएं से दाएं नीचे की ओर, सी एक्स अक्ष के समांतर, डी लंबवत। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, बाएं से दाएं नीचे की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन है, मांग को प्रभावित करने वाले तत्व निम्नलिखित में से कौन से हैं? तो मांग को प्रभावित करने वाले तत्व कौन से हैं? कीमत, आय में परिवर्तन, उपभोक्ता की रुचि, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, डी, उपयुक्त सभी। मांग को प्रभावित करने वाले तत्व कीमत, आय में परिवर्तन है, यानी कि इनकम बढ़ जाना, उपभोक्ता की रुचि पसंद आ जाना, इन सभी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन है, मांग का नियम है। तो मांग का नियम क्या कहते हैं? मांग का नियम कैसा है? गुणात्मक कथन है या मात्रात्मक कथन? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, मांग का नियम गुणात्मक कथन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन है, मांग फलन को निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण व्यक्त करता है? तो मांग फलन का कौन समीकरण के द्वारा व्यक्त किया जाता है? डी पी एक्स, डी एक्स बराबर पी एक्स, सी डी एक्स बराबर एफ बॉन्ड पी एक्स। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन है, मांग में संकुचन तब होता है जब कीमत बढ़ती और मांग घटती है। कीमत बढ़ती और मांग भी बढ़ती है, कीमत स्थिर रहती है और मांग घटती है, कीमत घटती है लेकिन मांग स्थिर रहती है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, मांग का संकुचन तब होता है जब कीमत बढ़ती है और मांग घट जाती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन है, मांग का नियम कौन सी वस्तु पर लागू नहीं होती है? तो मांग का नियम कौन सा ऐसा वस्तु है जिस पर लागू नहीं होता है? आरामदायक वस्तु, यानी कि आरामदायक वस्तु कहा जाता है आराम वस्तु को, विलास की वस्तु, आवश्यक वस्तु, पूरक वस्तु। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, आवश्यक वस्तु। जैसे नमक, नमक के बिना मनुष्य जीवित नहीं रह सकता है। तो ये दाम बढ़ेगा फिर भी लेंगे और दाम कम है फिर भी लेंगे, तो इस पर मांग का नियम नहीं लागू होता है। 29 नंबर क्वेश्चन है, मांग के नियम के अनुसार ए में कीमत बढ़ने पर मांग बढ़ती है।
मांग के नियम के अनुसार कीमत बढ़ने पर मांग बढ़ती है। मांग की लोच सदैव इकाई के बराबर होती है। कीमत घटने पर मांग बढ़ती है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, कीमत बढ़ते हैं, बढ़ने पर मांग घट जाती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन है, मांग में निम्न में कौन से कारक सम्मिलित हैं? तो मांग में निम्न में कौन से कारक सम्मिलित हैं? वस्तु की प्रभाव, इच्छा, साधन, उपलब्धता, वस्तु खरीदने के लिए साधन को बैक करने की तरफता, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन है, मांग के महत्वपूर्ण तत्व कौन से हैं? तो मांग के महत्वपूर्ण तत्व कौन से हैं? आवश्यकता अथवा प्रभावी इच्छा, निश्चित कीमत, निश्चित समय अवधि, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, सभी। मांग को महत्वपूर्ण तत्व है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन है, व्युत्पन्न मांग कहा जाता है। तो व्युत्पन्न मांग किसे कहा जाता है? जब एक वस्तु की मांग अप्रत्यक्ष रूप से की जाती है, जब एक वस्तु की मांग स्वयं दूसरी वस्तु की मांग को जन्म दे, जब मांग के साथ कीमत जुड़ी हुई हो, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, जब एक वस्तु की मांग स्वयंतः दूसरी वस्तु की मांग को जन्म देता है। जैसे यदि आप बल्ला खरीदते हैं क्रिकेट खेलने के लिए, तो बॉल भी खरीदना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ बल्ला से आप नहीं खेल पाएंगे। तो इसलिए बॉल का खरीदना ही व्युत्पन्न मांग होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला 33 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके परिवर्तन से मांग में कोई परिवर्तन नहीं होती है? तो इनमें से किस में परिवर्तन होने से मांग में कोई परिवर्तन नहीं होगा? मूल्य में परिवर्तन, आय में परिवर्तन, रुचि तथा फैशन में परिवर्तन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। क्योंकि इनमें से कोई भी परिवर्तन होता है तो मांग में परिवर्तन होगा ही। मूल्य में परिवर्तन हो या चाहे आय में परिवर्तन हो, रुचि या फैशन में परिवर्तन होगा, तो मांग में भी परिवर्तन होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन 34 नंबर क्वेश्चन है, मूल्य वृद्धि से विभिन्न वस्तुओं की मांग। तो मूल्य वृद्धि से विभिन्न वस्तुओं को मांग क्या होती है? बढ़ जाती हैं, घट जाती हैं, स्थिर रहती हैं या अस्थिर हो जाती हैं। तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, बढ़ जाती है। मूल्य में वृद्धि से विभिन्न वस्तुओं का मांग बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन है, किसी सामान्य वस्तु के मांग वक्र की ढाल होती है। तो किसी सामान्य वस्तु का किसी सामान्य वस्तु के मांग वक्र की ढाल होती है, ऋणात्मक होती हैं या धनात्मक होती हैं, शून्य, अपरिभाषित। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, इसका मांग ऋणात्मक होती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन है, मांग में परिवर्तन का निम्नलिखित में से कौन सा कारण है? तो मांग में परिवर्तन के निम्नलिखित में से कौन से कारण हैं? उपभोक्ता की आय में परिवर्तन, संबंधित वस्तुओं की कीमत में परिवर्तन, जनसंख्या में वृद्धि, इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। मांग में परिवर्तन का कारण उपभोक्ता की आय में परिवर्तन हो सकता है, संबंधित वस्तुओं की कीमत में परिवर्तन या जनसंख्या में वृद्धि। तो इनमें से सही आंसर होगा ऑप्शन डी। 37 नंबर क्वेश्चन है, मांग में विस्तार का कारण है। तो मांग में विस्तार का क्या कारण है? दी हुई वस्तु की कीमत ऊंची हो जाना, दी हुई वस्तु की कीमत गिर जाना, स्थापन वस्तु की कीमत ऊंची हो जाना या पूरक वस्तु को मांग गिर जाना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, दी हुई वस्तु की कीमत गिर जाना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन है, मांग की लोच है
तो मांग का लोच क्या है? गुणात्मक कथन है या मात्रात्मक कथन है? ए और बी दोनों है या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, मात्रात्मक कथन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन है, विभिन्न वस्तुओं के लिए कीमत मांग की लोच होती है। तो विभिन्न वस्तुओं के लिए कीमत मांग की लोच क्या होती है? ऋणात्मक, धनात्मक, शून्य, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, धनात्मक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन है, मांग की लोच का माप निम्नलिखित में से किस विधि से निकाला जाता है? यानी कि विधि से किया जाता है, माप किया जाता है। तो मांग की लोच का माप निम्नलिखित में से किस विधि के द्वारा किया जाता है? कुल व्यय विधि, कुल व्यय रीति से, प्रतिशत या अनुपातिक रीति, बिंदु रीति, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग का क्लास अच्छा लगा होगा। तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।